Hello everyone, welcome back your favorite channel मेरा क्लासेस. This is me राहुल सतनाम. आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स देखेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि हम एक फॉर्मूला के जरिए फोटोसिंथेसिस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे जो फॉर्मूला है आपको पता ही होगा क्या होता है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं किसकी प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में. एच न्यू जिसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट होता है ये, और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है. किसमें ये होता है? ये क्लोरोफिल में होता है. क्लोरोफिल में होता है. तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है. और कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाता है आपको पता ही है, और प्लस ऑक्सीजन भी बनाता है. तो ये तो सबसे सिंपल वाला हो गया फॉर्मूला. लेकिन इसको अगर और अच्छे से देखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा ये भी देख लेते हैं. देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो 6 होगा, जबकि वाटर जो होगा वो भी कितना होगा? 6 वाटर होगा. यहां वैसे 12 होता है, ठीक है, लेकिन हम जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं. किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. ये बनाने वाला है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, C6H12O6 बनाने वाला है, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलने वाला है ऑक्सीजन. ये इन्वायरमेंट में जा चुका है. तो यहां पास ये चीजें होती हैं. अब आपको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है ना. मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचयी प्रक्रिया. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फाउंड इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. तो अब देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? उपापचय. क्या? तो हमको पता है कि उपापचय में दो चीजें आ रही है. एक हो रहा है उपचय और एक होता है अपचय. इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस. तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक क्या होता है. हम हेडिंग करते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, इन दोनों में क्या पाया जाता है? मेटाबॉलिज्म. एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है. मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाली केमिकल प्रोसेस है. अब ये केमिकल प्रोसेस 2 टाइप्स की हो सकती है. पहला है कौन सा? पहला है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक. और दूसरा है कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म. तो अब देखिए दोनों हम देख रहे हैं, एक एनाबॉलिज्म है और दूसरा है कैटाबॉलिज्म. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उपापचय, ऐसे बोलते हैं, है ना. जबकि इसको बोलते हैं उपचय, इसको बोलते हैं अपचय. अब देखिए दोनों को हम डिटेल से देख लेते हैं क्या होता है. तो देखिए, जब एनाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म मतलब कोई भी चीज को एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी चीज फॉर्म हो रही है. तो कब फॉर्म होता है? जब छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, तब उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म बोलते हैं. तो लिख सकते हैं इसमें कि स्मॉलर सब्सटेंस मिलकर क्या बना दे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना दे, जटिल सब्सटेंस, जटिल पदार्थ बना दे. देखिए ये छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना दिया. अब देखिए छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस है, उनको जोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊष्मा की जरूरत होगी. तो यहां पास नीड होती है एनर्जी की. तो लिख सकते हैं कि दे नीड एनर्जी, है ना. तो नीड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होने वाली. दूसरी बात, ऊर्जा की जब जरूरत होगी तो साइंस में इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस. क्या बोलेंगे? एंडरगोनिक प्रोसेस बोलेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें.
अगली बात देखिए, अगली बात, इसमें क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंस जुड़ करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। इसका मतलब ये जो फेज है इसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक पेज, या इसी को हम फॉर्मेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक फेज या फॉर्मेशन प्रोसेस, ये सारी चीजें होने वाली। जबकि कैटाबॉलिज्म में, कैटा इसका नाम ही है, कैटा मतलब कट कट कट, मतलब कोई भी बड़ा सब्सटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, कट कट के टूट टूट के सिंपल सब्सटेंस बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलने वाले। तो देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये टूट टूट कर सिंपल सब्सटेंस बना दे तो उसको हम बोलेंगे क्या, कैटाबॉलिज्म। और देखिए जैसे आप किसी पत्थर को ही तोड़ते हैं, तो जब तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, उसमें से एनर्जी निकलती, चिंगारी निकलती है। पत्थर को तोड़ रहे हैं या किसी लोहे को तोड़ रहे हैं, तो कोई भी बड़े चीज को जब हम तोड़ते हैं तो बॉन्ड टूटते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड में होती है एनर्जी, तो एनर्जी भी निकलती है। तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी निकलती है। इट मींस ये कैसी प्रोसेस है, ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एक्सर्गोनिक मतलब उष्मा छेपी, एक उष्मा शोषी एक उष्मा छेपी, ठीक है ना। दूसरी बात, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन, इसको हम बोल सकते हैं कॉल्ड एज ब्रेक डाउन प्रोसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेस बोला जा सकता है। अब दोनों के एग्जाम्पल जरूरी है कि एनाबॉलिक की एग्जाम्पल क्या है और कैटाबॉलिक की एग्जाम्पल क्या है। एनाबॉलिक का एक एग्जाम्पल सबसे खास है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात, कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल क्या है, रेस्पायरेशन, मतलब जो रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, वो चीज इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होने क्या वाला है। तो फोटोसिंथेसिस में दो चीजें होती हैं, अब वो चीज देख, एक प्रोसेस और समझ लेते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और दूसरे को बोलेंगे रेडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब ये हिंदी सही लिखा है मैंने कि गलत लिखा है, ये आप जान लीजिएगा। ऑक्सीकरण ये मेरे ख्याल से बड़ा ये हो, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। मैं क्योंकि मैं मैक्सिमम इंग्लिश टर्म यूज करता हूं। रिडक्शन इट मींस, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, अपचयन, ठीक है। अब देखिए दोनों को क्या होता है। ऑक्सीकरण इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा, ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में होगा क्या, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। जबकि रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में लॉस होगा, है ना, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के टर्म में, ये था ऑक्सीजन के टर्म में। अगला हम हाइड्रोजन के टर्म में भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन के टर्म में यदि किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तब उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जबकि यहां पास क्या होगा, यहां पास गेन ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है, तब ये कहलाएगा रिडक्शन। अगला हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में कि इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या होता है। तो यदि हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, मतलब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया जाता है तब हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन को जो सब्सटेंस ले लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। तो यहां पास हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पास होगा क्या, गेन ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए एक टर्म में हम फोटोसिंथेसिस जानते हैं कि क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इट मींस प्रकाश संश्लेषण। ये होता कैसे है? आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण मेनली किस में होता, होता तो कई जगह है लेकिन मेनली किस में होता है? मेनली होता है लीफ में। और लीफ में कहा? लीफ में पाई जाती है क्लोरोफिल सेल। और क्लोरोफिल सेल यहां पास हम मान लेते हैं ये सन है। ये क्या है? सन, चंद, सूरज चाचा। तो इस सूरज चाचा क्या करते हैं? ये लीफ में फोटॉन्स के रूप में लाइट को, अब ये पता है तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है, कई कई दीर्घ तरंग दैर्ध्य, लघु तरंग दैर्ध्य, ऐसे रूप में लाइट आती है लीफ तक। लीफ में आई तो क्लोरोप्लास्ट में पड़ा। तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें हैं, एक तो एब्जॉर्ब की गई वाटर और इन्वायरमेंट का क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहां पास क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिससे हमको क्या बनाना है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना है, कार्बनिक पदार्थ बनाना है। तो अब देखिए आगे की प्रोसेस में होने वाली है ये चीजें कि इसमें होने क्या वाला है कि पहले देख लेते हैं कि ये CO2 जो है इन्वायरमेंट से मिला, जबकि वाटर जो है कहां से मिला? ये मिला वाटर सॉइल से। यहां पास किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। और दूसरी बात लाइट की प्रेजेंस में ये बनाने वाला है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6 ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए। अब देखिए एक चीज कि यहां पास देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां से ये बन रहा है ग्लूकोज, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज। इसका मतलब यहां ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, यहां पास हाइड्रोजन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। हाइड्रोजन का गेन होना, हाइड्रोजन का गेन होना, ये देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? रिडक्शन है। इसका मतलब ये क्या है? अपचयन है। जबकि वाटर के साथ क्या हो रहा है? वाटर के साथ ये देखिए ऑक्सीजन था, यहां पास हाइड्रोजन था, लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। हाइड्रोजन का लॉस होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये कहलाएगा क्या? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जो भी केमिस्ट्री में एक रूल है कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो, तो उसमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन। इट मींस इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसी प्रोसेस है? छोटे छोटे सब्सटेंस से बड़ा सब्सटेंस बन रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है। दूसरी बात इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब दोनों चीज इकट्ठे होने। तीसरी चीज इसमें क्या होगा? जब कोई छोटी छोटी चीज को हम जोड़ेंगे तो उसमें लगेगी ऊष्मा, या उसमें लगेगी एनर्जी, या उसमें लगेगी ऊर्जा। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब हो गया नीड ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज होने वाली है? प्रकाश जो सूर्य ऊर्जा से प्राप्त हो रहा, सौर एनर्जी के रूप में। तो लिख सकते हैं इसमें नीड ऑफ एनर्जी, नीड ऑफ एनर्जी इन फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगला, जब इसमें देखिए दो तरह की प्रोसेस हो रही है। एक तो
जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मींस एटीपी एनएडीपी ऐसे होता है। तो ये जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, तो ये प्रोसेस हो गई फिजियो केमिकल। कौन सी प्रोसेस हो गई? फिजियो केमिकल प्रोसेस। इसका मतलब साफ है कि ये हो क्या रहा है, जो रेडियंट एनर्जी है या सोलर एनर्जी है इज चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी। इट मींस रेडियंट एनर्जी एनर्जी is changed into chemical energy, into chemical energy। ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां तक हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल डिफिनीशन। वैसे आपको 12th में बताया जाता था कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसमें सूर्य के सोलर एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। या ऐसा भी बोला जा सकता था कि सिंपल सब्सटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, लाइक एज प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सब में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं है? अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा बैच चल रहा है अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य बॉटनी विथ मिस्टर राहुल सर, मतलब मेरे से, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच अभी 2 महीने पहले से स्टार्ट हुआ है। इसमें देखिए, अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेहरा क्लासेस ऑफिशियल। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप मेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारी बैच से जुड़ने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 9200925830। ठीक है। और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेहरा क्लास ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो बॉटनी का बैच चल रहा है उसका डेमो ले सकते हैं। डेमो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे बैच की जो फीस रखी गई है 4999 रखी गई, मतलब 5000 रखी गई, लेकिन अभी ये ऑफर में है तो लगभग 2999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इनरोल होइए और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना को साकार करिए। तो अब देख लेते हैं हम टॉपिक के बारे में। तो मैंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है ये सारी प्रोसेस होती हैं। अब देखिए, कुछ इकोनॉमिक बॉटनी में जाते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में इकोनॉमिक्स में एक चीज समझाया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद समझाया जाता है, जीडीपी जिसको बोलते हैं। मोदी जी बहुत बात भी करते हैं कि जीडीपी जीडीपी, है ना। तो हम जीडीपी के बारे में जानेंगे, लेकिन हम जीडीपी किसकी जानेंगे? ग्रीन प्लांट्स की, है ना, मतलब प्रोड्यूसर की जीडीपी जानेंगे। तो हेडिंग करेंगे क्या? जीडीपी के बारे में। हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बॉटनी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ग्रीन प्लांट्स के बारे में। तो अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, अब ये ग्रीन प्लांट्स क्या हो सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं उत्पादक। इसका मतलब ये क्या है? प्रोड्यूसर है। क्या है? हिंदी वाले उत्पादक, इंग्लिश वाले प्रोड्यूसर, है ना। क्योंकि प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसका मतलब ये स्वपोषी होते हैं, है ना। तो ग्रीन प्लांट करते क्या है? करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बनेगा क्या? क्यों कर रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस? फूड बनाने के लिए। भोजन खाएंगे नहीं तो कहां रहेंगे? मर ना जाएंगे। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं की जाती। फोटोसिंथेसिस प्लांट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना भोजन बना पाए और भोजन कर पाए, तब वो जिंदा रह पाएंगे। अगर फोटोसिंथेसिस बंद हो गया तो ये मुरझा के, झुरा के क्या हो जाएंगे? सूख के मर जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस होता है किस लिए? फूड फॉर्मेशन के लिए। तो फूड तो बन चुका है, यहां पास बना, टोटल फूड बन चुका है फोटोसिंथेसिस से।
मैंने बताया फोटोसिंथेसिस से फूड क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। तो ये फूड किस रूप में बन रहा है, इन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में। अब ये टोटल फूड जो बन रहा है, इसको हम बॉटनी में क्या बोलते हैं, इसको कॉल्ड एज, कह सकते हैं हम इसको जीडीपी, सॉरी जीडीपी नहीं, जीपीपी। जीडीपी भी इकोनॉमिक में पहुंच गया था हम लोग, सॉरी इकोनॉमिक नहीं पढ़ा रहे हैं हम, जीपीपी देख रहे हैं। जीपीपी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, है ना, ये बोलते हैं। तो अब ये टोटल जो फूड बन रहा है, जो प्लांट्स बनाते हैं अपने लिए और हमारे लिए भी तो बनाते हैं, तो अपने लिए जो फूड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं जीपीपी। टोटल फूड को हम जीपीपी बोल सकते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब ये जीपीपी दो भागों में बंटने वाला है, एक पहला भाग इधर बांट लेते हैं और दूसरा भाग इधर बांट लेते हैं। दोनों को देख लेते हैं क्या क्या है। इधर देखिए, देखिए कुछ पार्ट क्या होता है, प्लांट अपना यूज कर लेता है। सपोज करिए अगर 100 केजी अगर फूड बना है तो 10 केजी इधर यूज होने वाला है। तो सम पार्ट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स क्या करता है, यूज कर लेता है। कहां यूज करता है, दैट इज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, इसका मतलब ये श्वसन में यूज कर लेता है। दूसरा, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग यूज करेंगे, हेटेरोट्रॉफस वाले एनिमल यूज करने वाले। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट of GPP is used by किसके द्वारा, हेटेरोट्रॉपिज्म, है ना, या हेटेरोट्रॉफस एनिमल्स। ठीक है, तो अब ये हेटेरोट्रॉपस कौन कौन हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपस हम हो सकते हैं हम लोग कंज्यूमर्स, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, दूसरा अपघटक भी, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। ठीक है, तो यहां पास देखिए अगर 100 केजी जीपीपी है तो उसमें से 10 केजी इधर यूज होने वाला है और 90 केजी इधर यूज होने वाला। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए कि जो अगर जीटीपी, सॉरी जीडीपी याद आ जाता है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, जीपीपी से अगर ये रेस्पायरेशन वाला जो फूड यूज किया गया है इसको हटा दिया जाए तो बन जाता है एनपीपी। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट बराबर जीडीपी, सॉरी जीपीपी से हटा देंगे क्या, रेस्पायरेशन, तो एनपीपी आ जाता है। ये चीज समझ में आई। एनपीपी का मतलब क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते हैं, लिथोट्रॉपिक होते हैं, तो ये समझाने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं, दो चीज हम समझते हैं। पहला हम देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिज्म, और दूसरा है वर्सेस, लिखते हैं और नहीं, वर्सेस हेटेरोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी। तो अब ये चीज क्या होता है, तो देखिए ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉपिक, तो वैसे आपको पता है कि जो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए ऑटोट्रॉपिक उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का या इनऑर्गेनिक कार्बन का यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, जबकि हेटेरोट्रॉपिक उनको बोलते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं बॉटनी के उसमें टर्म में देखे तो ऑटोट्रॉपिक किसे बोलते हैं, देखिए इसको हम लिख लेते हैं, which derive derives their energy their energy their energy from कहां से, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, वाटर हो सकता है, कई सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक तो ये जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। आप देखिए क्यों, क्योंकि हम प्लांट को ही खाते हैं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ग्लूकोज खाते हैं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये क्या होता है, विच डेराइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के लिए दैट इज ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज फैट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। अगला हम देख लेते हैं, एक और टर्म है उसको भी जान लेते हैं। अगला है फोटोट्रॉप्स। अगला कौन सा है, फोटोट्रॉप्स वर्सेस कीमोट्रॉप्स। अब ये फोटोट्रॉप्स क्या होता है और कीमोट्रॉप्स क्या होता है, तो देखिए फोटोट्रॉप्स का मतलब हो गया कि एनर्जी का जो फॉर्मेशन करेंगे, फोटो फोटो मतलब लाइट से करेंगे, कौन सी लाइट, सूर्य की लाइट, सनलाइट से करेंगे, मतलब सोलर एनर्जी से करेंगे। तो ये भोजन का फॉर्मेशन सोलर एनर्जी से करने वाले। कीमोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, ये एनर्जी फॉर्म करेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से, किसके, केमिकल कंपाउंड से, तो ये कीमोट्रॉप्स कहलाएंगे। तो अब ये चीजें देख लेते हैं फोटोट्रॉप्स। तो लिखिए इसमें, हु हु derive derives their energy from solar energy। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दैट इज प्लांट्स एग्जांपल हो सकते हैं। कीमोट्रॉप्स का मतलब भी देख लेते हैं, तो लिख सकते हैं इसमें derives who derives their energy from ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये चीजें समझ में आई। अगला हम देख लेते हैं, अगला टर्म जो है जिसको हम लिथोट्रॉप बोलते हैं, लिथोट्रॉप्स वर्सेस क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स बोल सकते हैं। तो ये टर्म के बारे में पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखिए जो लिथोट्रॉप्स है इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी बनने वाली है वो किससे बनने वाली है, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन होगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन के टर्म से, तो इसमें लिख सकते हैं हु डेराइव देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स की। ऑर्गेनोट्रॉप में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होगा, एनर्जी फॉर्म होने वाली है। तो लिख सकते हैं इसमें हु डेराइव्स देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना, ये वाला बस छोड़ के, ये वाला बस छोड़ के, ये सारी चीजें प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये वाला छोड़ के, ठीक, तो ये इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटो आटो लिथोट्रॉप होते हैं। तो अब ये वाला पॉइंट हम लिखेंगे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स कई बुक्स में लिखा भी रहता है और क्वेश्चन भी आता है, क्या ये होते हैं फोटो ऑटो लिथोट्रॉप्स। इसी चीज को ये आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑटो फोटो लिथोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। इसी को और कन्वर्ट कर सकते हैं, लिथो ऑटो फोटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। तो कई टर्म में ग्रीन प्लांट्स को हम बोल सकते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हरित लवक में होती है। हिंदी वाले, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में होती है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसमें होती है, क्लोरोफिल में होती है। तो अब हम क्लोरोफिल के बारे में जान लेते हैं कि क्लोरोफिल दिखता कैसे है। तो देखिए, क्लोरोफिल दिखता कैसे है मना लेते हैं। तो इसके लिए हम सर्कल पहले ले लेते हैं। सर्कल कहाँ गया, ये है, देखिए सर्कल, ये थोड़ा और बड़ा, अरे देखिए ये हो गया एक। अच्छा, इसको पहले तो हम, चलिए छोड़िए इसको। हाँ, ये बाहर वाला कवरिंग हो गया, एक अंदर वाली कवरिंग ले लेते हैं रेड पेन से। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं ये क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, जहां क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो बना है ना, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। सबसे पहली बात, जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है। ये ऐसा कोशिकांग है जो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाहर में मेम्ब्रेन जो होती है उसमें पोर्स होते हैं, और इसमें जो प्रोटीन लगी होती है, पोर वाली प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोरीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोली जाएगी, ये प्रोटीन है पोरीन प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोरीन, ये गलत हो गया बस, पोरीन प्रोटीन बोली जाएगी। ये चीज समझ में आई। अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसी संरचना होगी, सिक्के जैसे ऐसे, ये एक सिक्का, ये दो सिक्का, ये तीन सिक्का, ये चार सिक्का, सिक्के जैसी संरचना होगी। ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ऐसे सिक्के जैसी संरचना को हम बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना।
इतनी चीज समझ में आई। और ग्रेना की एक यूनिट अगर देखें, एक सिक्का उठा लेते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं थाइलैक्वाइड। क्या बोल सकते हैं? थैलाकॉइड बोल सकते हैं। अब ये थैलाकॉइड एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती है, ऐसे एक दूसरे से जब जुड़ी होती है, तब इसको क्या बोला जाता है? तब इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रोमल लैम, क्योंकि ये स्ट्रोमा में है, इसलिए इसको हम नाम रख रहे हैं स्ट्रोमा या स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है ना, या लैमिला। अब देखिए, इसके अंदर लिक्विड भरा होगा ऐसे, ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड को हम बोल सकते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छे से समझिएगा बिल्कुल। अब देखिए, एक चीज और है, ये जो थैलाकॉइड है ना, ये थैलाकॉइड के ये जो थैलाकॉइड एक सिक्का है, इसके ऊपर ऐसे गुच्छे जैसी संरचना होती है। इस गुच्छे जैसी संरचना को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, या इसी को हम बोलते हैं क्वांटासोम। अब इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले आगे इतना चीज समझिए। तो सबसे पहले स्ट्रोमा में होता क्या है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट पर डिपेंडेंट ही ना हो। जबकि यहां पास ये जो मैंने बताया, ये चीज क्या होती है? ये होती है ग्रेना। और ग्रेना में क्या होती है? इसमें होती है लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो लाइट पर डिपेंड करती हो। अभी इसके जो थैलाकॉइड है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो अगले पेज में चलते हैं और थैलाकॉइड के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। थैलाकॉइड कैसा होता है, ये मान लेते हैं एक थैलाकॉइड है। ठीक है, इस थैलाकॉइड में क्या है कि ऐसे गुच्छे जैसी संरचना है। ये गुच्छे जैसी संरचना को हम बोल रहे हैं क्या? फोटोसिंथेटिक यूनिट। इसको क्या बोल रहे हैं हम? फोटोसिंथेटिक यूनिट बोल रहे हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट बोल रहे हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था पार्क और बिगन, इन्होंने क्या किया? इसी का नाम और दूसरा चेंज कर दिया और इसको बोल दिया क्वांटासोम। अब देखिए, ये जो क्वांटासोम है ना, इसमें क्या होता है? कई सारे क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल का पूरा समूह होता है। तो इसमें कितने क्लोरोफिल होती हैं? एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के ग्रुप है। तो लिख सकते हैं इसमें कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल में ये चीज तो होता ही होता है। क्वांटासेम में एक चीज और होती है जो जिसको बोलते हैं हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये भी चीज बताऊंगा क्या होता है। अब देखिए, जो 230 क्लोरोफिल है ना, इसमें भी दो टाइप के क्लोरोफिल होने वाले हैं। एक 170 क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जबकि जितना बच गया लगभग 60 क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी पाया जाता है। किसके अंदर? क्वांटासोम के अंदर। अच्छा, क्वांटासोम किसे बोलते हैं ये भी बता। क्वांटासोम के अंदर 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये चीज समझ में आई? अब देखिए, जो लाइट को हार्वेस्ट करने वाला क्वांटासोम का मतलब, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सन से लाइट आती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, है ना। तो ये फोटॉन्स जो होते हैं, सोलर एनर्जी अपने साथ लेके आते हैं। तो सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्वांटासोम ही कर, है ना। तो ये चीज होता है। तो ये चीज मैंने बताया, ये चीज क्या है? ये चीज है थैलाकॉइड। थैलेकॉइड लैमिली है ना, थैलाकॉइड लैमिली। ठीक। अब इसमें ये जो ये वाला पार्ट है, जो इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। और इसी के अंदर क्या बनेगी? ऑक्सीजन इवॉल्व होने वाली।
अभी देखिए कैसे होता है। ठीक, अब देखिए जो ग्रेना है ना, ये ग्रेना ऐसे होता है, देखिए ऐसे सिक्के जैसे ऐसे पड़ा होता है, ये एक सिक्का, ये दो सिक्का, ये तीन सिक्का, और ये चार सिक्का ऐसे होता है। ये वाला थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, यहां पास थोड़ी सी स्पेस बची होती है यहां पास, है ना। तो अब ये जो ग्रेना है, ग्रेना, ये ग्रेना जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ये बाहर की ओर जो पार्ट है जो उभरा हुआ है, जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं एक्सपोज्ड पार्ट, एक्सपोज्ड रीजन बोल सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। या इसी चीज को हम बोल सकते हैं नॉन एप्रेस्ड, एप्रेस्ड रीजन। ये नॉन एप्रेस्ड रीजन में फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, तो कंटेन पीएस फर्स्ट पाया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये पीएस फर्स्ट करता क्या है, ये लाइट का यूज, लाइट ऑफ कितने नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट कि फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पाया कहां जाता है, तो एप्रेस्ड, नॉन एप्रेस्ड रीजन में पाया जाता है, और ग्रेना के उभरे वाले रीजन में पाया जाता है। लेकिन यहां देखिए ये धंसा हुआ पार्ट है, इस धंसे हुए पार्ट को हम बोल सकते हैं एप्रेस्ड रीजन। क्या बोलेंगे, एप्रेस्ड रीजन बोलेंगे। और ये एप्रेस्ड रीजन को हम बोल सकते हैं नॉन एक्सपोज्ड, एक्सपोज नहीं होता ये, इसीलिए नॉन एक्सपोज्ड रीजन बोलते हैं। और यहां कंटेन होता है, पाया जाता है पीएस सेकेंड। और ये पीएस सेकेंड करता क्या है, ये यूज करता है लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो फोटो सिस्टम कहां पाया जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है एक्सपोज्ड रीजन में, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड जो पाया जाता है एप्रेस्ड रीजन में। अब आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सभी लाइट में होने नहीं वाली। ये फोटोसिंथेसिस एक ही लाइट होती है जिसको हम बोलते हैं पार रीजन। एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पार रीजन। पार का मतलब होता है PAR, P फॉर हो गया फोटोसिंथेसिस, A फॉर हो गया एक्टिव, R फॉर हो गया रीजन। मतलब फोटोसिंथेटिक रीजन होता है जो कितने से कितने होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि पार रीजन क्या होता है। देखिए जो पार रीजन होता है पी, एक मिनट इसको थोड़ा सा, पार रीजन, पार का मतलब फोटो सिंथेटिक एक्टिव रीजन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, या सॉरी रीजन नहीं बोलते इसको, रेडिएशन बोलते हैं। हम रेडिएशन पढ़ रहे हैं ना, इसको रीजन नहीं रेडिएशन बोलिए, है ना, सॉरी सॉरी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इतना चीज समझ में आया। यही लाइट जो है कहां से कहां होती है, 400 नैनोमीटर से लेके ये चली जाती है 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, और ये जो बीच पार रीजन होता है, ये जो रीजन होने वाला है रेडिएशन का, इसी को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसी को, विजिबल स्पेक्ट्रम। और ये विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं विब ग्योर, विब ग्योर बोलते हैं कि नहीं। प्रिज्म से जब निकालते हैं लाइट तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये विब ग्योर है। अब देखिए 400 नैनोमीटर से अगर कम, अगर इधर देखें, अगर 400 नैनोमीटर से कम की बात करें तो वो रीजन, वो रेडिएशन कहलाने वाला है अल्ट्रा वायलेट। कौन सा,
अल्ट्रावायलेट रीजन, या इसी को हम यूवी रेडिएशन कहते हैं। और ये यूवी रेडिएशन जो होता है, इसका जो लेंथ है शॉर्टर है, 400 नैनोमीटर से कम है। और जिस चीज की मतलब जो लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैम्डा जो बोलते हैं, अगर वो कम होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। एनर्जी जब ज्यादा होगी तो इनमें जो पिनेट्रेटिंग पावर होगी वो ज्यादा होगी। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पिनेट्रेटिंग पावर किसकी होती है, किस रेडिएशन की? तो विजिबल स्पेक्ट्रम की नहीं, किसकी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की होती है। और ये नॉर्मल प्लांट तो इसका यूज करते हैं, नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए पार रीजन का यूज करेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे एल्गी, और एल्गी में जो एल्गी जो रेड एल्गी है जो समुद्र में पाई जाती है, जो ब्राउन एल्गी है जो कई गहराइयों में पाई जाती है, बहुत ज्यादा 1-1 किलोमीटर गहराइयों के में पाई जाती है, तो वहां क्या होगा, जो सोलर लाइट है ये तो पहुंच ही नहीं पाएगी, तो इसके लिए हमको ऐसा लाइट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा रेडिएशन की जरूरत पड़ने वाली है जो पिनेट्रेटिंग पावर जिसकी ज्यादा हो। तो पिनेट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। तो जो ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसका यूज करती है, किसका? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। क्योंकि जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है फाइकोइरिथ्रिन। मैंने सब पढ़ाया है, फाइकोइरिथ्रिन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो यहां पास पिगमेंट पाया जाता है फाइकोइरिथ्रिन, और ये किसमें पाया जाता है, रेड एल्गा में, रेड एल्गी में। अब देखिए एक बात और बताना है, 700 मीटर से क्या हो अगर ज्यादा हो, मतलब 700 मीटर नैनोमीटर से अगर ज्यादा हो, तब वो रीजन कहलाने लगता है फॉर रेड रीजन। कौन सा रीजन कहलाने लगेगा, फॉर रेड रीजन कहलाने लगेगा, या इसी को बोल सकते हैं इन्फ्रा रेड रीजन, या इसी चीज को हम बोल सकते हैं आई आर रेडिएशन। ठीक है। और इसका यूज कौन करता है, इसका यूज करने वाले हैं बैक्टीरिया। ये भी पूछा जाता है कि जो फॉर रीजन है इसका यूज कौन करता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया रोडोप्सिन इसमें पाया जाता है। याद आ रहा है बैक्टीरिया जब पढ़ाया था पूरा, तो मैंने बताया था इसमें भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। और की बैक्टीरिया में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का मैंने कुछ पार्ट तो बता दिया, अब एक चीज और बताना है जिसको हम बोल सकते हैं आउटलाइन। तो हेडिंग करेंगे क्या, आउटलाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आउटलाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की आउटलाइन की बात करते हैं, तो देखिए एक बात और याद रखिएगा कि फास्फोराइलेशन आपको पता है। फास्फोराइलेशन मतलब जब हम एटीपी बनाते हैं तब उसको बोलते हैं हिंदी में फास्फोरिलीकरण। तो ये बात हम लिख लेते हैं, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। अच्छा, एटीपी बनने की प्रोसेस कौन सी मैकेनिज्म समझाती है, तो मैकेनिज्म है कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, है ना। ये सारी चीजें हैं कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। अब देखिए कुछ चीजें समझा देते हैं कि आउटलाइन में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ये सारी चीजें अब देखिए क्या होगा, यहां पास
यहां पास होगा, आपको पता है ये चीज जो मैंने बनाई है ना, ये बनाया है मैंने एक सिक्का, जिसको एक सिक्का को बोलते हैं क्या, थाइलैकोइड बोलते हैं, है ना, मैंने समझाया है। ग्रेनम का एक सिक्का जो होता है थाइलैकोइड का, है ना। तो अब देखिए यहां पास सूरज जी हैं। ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने वाला है कौन, सबसे पहले आता है पीएस सेकंड। कौन आता है, पीएस सेकंड। पीएस सेकंड कहां पाया जाता था, अप्रेस्ड रीजन में कि नॉन अप्रेस्ड में, अप्रेस्ड रीजन में। क्यों, सबसे पहले क्यों आता है पीएस फर्स्ट, देखिए पिछली स्लाइड में देखिए, देखिए ये देखिए यहां जो है ना, ये वाला पार्ट में पीएस सेकंड होता है। इसमें देखिए एप्रेस्ड जो रीजन है यहां पास होल्ड हो जाता है क्या, वाटर H2O होल्ड हो जाता है। लेकिन ऊपर यहां पास हो पाएगा, यहां तो नहीं होने वाला। लेकिन क्वांटासोम तो यहां पाए ही जाएंगे, क्वांटासोम तो पाए ही जाएंगे। लेकिन एप्रेस्ड रीजन में वाटर होल्डिंग होती है, क्योंकि यहां क्या होता है, थोड़ा सा धसा पार्ट होता है और दोनों तरफ से वाटर होल्ड कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिवेट होता है। और यहां से होने क्या वाला है, देखिए यहां पाया जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो यहां मैंने बताया फोटो सिस्टम सेकंड में पाया क्या जाता है, इसमें पाया जाता है वाटर पाया जाता है। तो H2O सबसे पहले फोटोलिसिस होगा पूरी प्रोसेस में, सबसे पहले फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलिसिस होगा। प्रकाश की प्रेजेंस में वाटर टूटेगा, इसको हम फोटोलिसिस बोलेंगे। तो वाटर जब टूटेगा तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से बनेगा क्या, ऑक्सीजन बनेगा। और क्या बनेगा, ये 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे। और क्या बनने वाला है, और 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। इतनी चीज समझ में आया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो ये चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ेंगे और कहां जाएंगे, ये कहलाएगा ईटीएस। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आगे चले जाएंगे, है ना। इतना चीज समझ में आ रहा। अब आगे यहां पास देखिए, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाते हुए तो चला गया, लेकिन यहां पास लगभग यहां पास पाया जाता है साइटोक्रोम B6F, ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन पंप एक तरह का। और ये प्रोटॉन पंप करने क्या वाला है, प्रोटॉन पंप बाहर क्या है, स्ट्रोमा, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या है, स्ट्रोमा तो ही है जो लिक्विड पार्ट है। तो वहां लिक्विड पार्ट में प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन अंदर की ओर आना स्टार्ट होता है, बहुत सारे मतलब एन प्रोटॉन आना स्टार्ट। और यहां भी देखिए प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन मिल गए। दोनों प्रोटॉन मिलने की वजह से यहां प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो चुका है, जबकि बाहर जो है प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसका मतलब यहां प्रोटॉन का क्या बन गया, हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन गया। मतलब इधर ज्यादा हो गया उधर कम हो गया, कम ज्यादा से कम हो गया, मतलब अंतर आ गया, ग्रेडियंट डिफरेंस बन चुका है। डिफरेंस बन चुका है तो ये प्रोटॉन अब कोशिश करेगा कि कैसे भी मैं बाहर चला जाऊं। बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए होगा। तो अब देखिए, ये जो पहले बात तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहां, अब यहां पास एक चीज और होगा, ये वाला इसको बोलेंगे पीएस फर्स्ट, है ना। पीएस फर्स्ट में क्या होगा, यहां से भी सूर्य की एनर्जी मिलेगी, एच न्यू मिलेगा। तो यहां तक तो पहुंच चुका था एक्साइटमेंट में इलेक्ट्रॉन, लेकिन आगे कैसे जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कहां तक, आगे जाएगा फेराडॉक्सिन तक। तो यहां पास होगा आगे एफ डी। एफ डी एक तरह का प्रोटीन है जिसको हम बोलेंगे फेराडॉक्सिन। क्या बोलेंगे, फेरिडॉक्सिन बोलेंगे। और ये फेराडॉक्सिन जो है, यहां इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है,
फिर ये इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला जो एक्सेप्टर होगा वो कौन सा होगा, NADP, ठीक है, NADP। तो पहला ये इलेक्ट्रॉन ये माइनस है और ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। बाहर हाइड्रोजन है तो यहां से हाइड्रोजन मिलेगा इसको, और हाइड्रोजन मिलने के बाद ये बना देगा NADPH। ये कहां से हाइड्रोजन मिल चुका है, ये मिल चुका है कहां से, हाइड्रोजन स्ट्रोमा से। ये चीजें समझ में आ रही ना। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, पूछा जाता है प्रश्न में, तो कौन है, NADP+ बनाएगा, इसका रिडक्शन होगा। देखिए जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होने वाला हो, देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है यहां पास, अपचयन हो रहा है NADP+ का। इतनी चीज समझ में आई। यहां पास हाइड्रोजन कम है, यहां पास हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन चुका है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन चुका है। अब आपको एक चीज पता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे क्रिस्टी। क्रिस्टी में पाए जाते हैं ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर, और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता था, F1 F0 पार्टिकल कहते थे इसको ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी यही चीज पाई जाती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखिए कैसे होगा, ये भी होता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का है, इसलिए CF0 और CF1, F1 पार्टिकल, C4 हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन यहां अधिक हो चुका है तो ये हाइड्रोजन इससे जाएगा बाहर की ओर, माध्यम पा गया। और बाहर जब जाते समय हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा तो यहां एक एंजाइम होता है F1 पार्टिकल में, जिसका नाम है ATP सिंथेज एंजाइम। ये एंजाइम करेगा क्या, ये लेगा ADP को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देगा, जिससे बन जाएगा ATP। तो लाइट रिएक्शन में ये सारी प्रोसेस होती है, बन रही है एनर्जी। किस फॉर्म में बन रही है, एक तो ATP फॉर्म में बन रही है और दूसरा NADP फॉर्म में, H के फॉर्म में। ATP मतलब एनर्जी जो है ये गैस के रूप में है, लेकिन NADP को बोलते हैं हम, देखिए जो ये ATP होता है ये गैस होता है एक तरह का, जबकि NADP जो होता है ये चेक की तरह होता है। कैसे, क्योंकि चेक में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट होता है ATP। NADP जब हम तोड़ेंगे तो ATP ज्यादा निकलता है, इसलिए उसको हम चेक बोल रहे हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये चीजें समझ में आई होगी। हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन है ना, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है, मैंने बताया किसकी प्रेजेंस में, HNu के प्रेजेंस में। होगा क्या, होगा इसमें फोटो सिस्टम सेकेंड सबसे पहले एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो एक्साइटेड स्टेज में ग्राउंड स्टेज से एक्साइटमेंट स्टेज में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और फिर यहां पास हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बाहर होगा तो ग्रेडियंट बनेगा, है ना। ये ग्रेडियंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलेंगे इसको, है ना। डिफरेंस बनाया, इसके वजह से क्या होगा, PMF होगा। PMF का मतलब प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगने वाला है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन बाहर की ओर जाएगा और बना देगा क्या, ATP बनाएगा, ठीक है। तो यहां पास ATP बन चुकी है, और ये ATP किस फॉर्म में होगी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में या केमिकल पावर के फॉर्म में। आगे की प्रोसेस देखिए, आगे यहां से यहां भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, और सबसे पहला एक्सेप्टर कौन सा होगा, NADP होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बना देगा NADPH, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को ले लेना या हाइड्रोजन को बढ़ा देना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर है।
है ना। तो यहां जो पावर उत्पन्न हुई है वो रिड्यूसिंग पावर है। तो ये लाइट एनर्जी में यही दोनों चीज हो रही है, एक तो एटीपी बन रहा है और दूसरा बन रहा है क्या, दूसरा बन रहा है रिड्यूसिंग पावर एडीपी और दूसरा एनएडीपी, यही दो चीजें बन रही है। अब इसका यूज हम करेंगे डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन होने वाली है कहां, स्ट्रोमा में। क्या होने वाली है, डार्क रिएक्शन होने वाली है। और ये जो चीज बनी है एटीपी और एनएडीपी, इन दोनों का यूज किया जाएगा किसके फिक्सेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन करने के लिए। मतलब CO2 को एटीपी और क्या लग जाएगा, NADPH, ये दोनों लगेंगे और CO2 का अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होने के बाद पहला कंपाउंड है जो फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज से पहले, उसको हम बोलते हैं 3PGA। इसका मतलब फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये पहला कंपाउंड पूछा जाता है प्रश्न में, पहला कंपाउंड फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान 3PGA बनता है, फ्लॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने वाला। अब ये 3PGA जाएगा कहां, एक साइकिल होती है आपने सुना भी होगा, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल में जाएगा और यहां से क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब बनने वाला है क्या यहां से, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो बन चुका है और ये ग्लूकोज का यूज होगा। अब ग्लूकोज तो यूज होने वाला नहीं, आगे इसका ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, इसको ट्रांसफरेबल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा। जो ट्रांसफरेबल कौन है, सुक्रोज है। सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिए और सुक्रोज से ये तो ट्रांसफर करने वाला है। फिर इसके बाद कन्वर्जन होगा किसमें, स्टोर करने के लिए, जिसको बोलते हैं स्टार्च, है ना। तो स्टार्च में या किसमें, सेलुलोज में। तो ये स्टोर करने के लिए, तो ये सारी ये आउटलाइन थी। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का कौन कौन सा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा है वाटर। दूसरा फाइनल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है फाइनली, कौन होता है, NADP+ होता है। तीसरी बात, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन बनता है प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन बनता है, 3PGA, या इसी को हम ट्रायो सुगर भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें अगर, तो कुछ चीजें हैं। तो देखिए, पहली बात, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। दूसरी बात क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो कौन एक्सेप्टर है, NADP+। तो ये पहला एक्सेप्टर है। दूसरा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है, तो ये है 3PGA। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज सुगर भी बोलेंगे। ये सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए, ठीक। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस। तो हम एक वो ले लेते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी में बता देते हैं या अगले में बता देते हैं, इसको डिलीट करिए, ठीक है। अगले चीज में बता देते हैं, ये है।
देखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, सॉरी ये नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके पहले हम देख लेते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। देखिए जो लाइट रिएक्शन है और दूसरा है डार्क रिएक्शन, ये दोनों में डिफरेंस पहले देख लेते हैं क्या होता है। पेन चेंज कर लेते हैं और पेन ले लेते हैं व्हाइट कलर। लाइट रिएक्शन लाइट पर डिपेंड होगा, लेकिन ये लाइट पर डिपेंड नहीं होगा, तो लिख सकते हैं इसमें डिपेंडेंट अपॉन लाइट। लेकिन ये नहीं डिपेंड होगा, डज नॉट डिपेंडेड अपॉन लाइट लिख लेंगे। दूसरा लाइट रिएक्शन होने वाली है ग्रेना में, लेकिन ये कहां होने वाली है, स्ट्रोमा में। अगली बात, ये जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड रिएक्शन या हिल रिएक्शन बोलते हैं। इसके कई नाम हैं, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को जनरल रिएक्शन या इसी को हिल रिएक्शन या इसी को एक नाम और दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड रिएक्शन। यहां पास देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको स्ट्रोमल रिएक्शन, क्योंकि स्टोमा में हो रही है। दूसरा इसमें ग्लूकोज बनता है, इसीलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन की खोज किसने की थी, ब्लैकमैन ने, इसीलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है शॉर्ट में। यहां पास क्या होता है, लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और यहां पास वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होने वाला है। जबकि यहां पास क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहां क्या होता है, फोटोलिसिस में रिलीज होने वाली है क्या, ऑक्सीजन, लेकिन यहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, यहां बनने वाला है ग्लूकोज। इतना आया समझ में। यहां पास ATP बनने वाला है और क्या बनने वाला है, NADP, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, जो एक गैस कहलाता है, एक चेक कहलाता है। लेकिन ऐसा यहां पास नहीं होता है, ATP OTP नहीं बनती, ठीक है ना। यहां सिर्फ क्या होता है, यूज होता है, यूज ऑफ ATP एंड NADPH2, ये होता है। यहां पास फूड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो लिख सकते हैं नो फॉर्मेशन ऑफ फूड। जबकि यहां पास ग्लूकोज बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ फूड होता है। यहां पास फोटो सिस्टम फर्स्ट का यूज होता है और सेकंड का यूज होता है, फोटो सिस्टम PS फर्स्ट एंड PS सेकंड का यूज होता है, लेकिन यहां पास नो यूज फोटो सिस्टम, तो यहां पास फोटो सिस्टम का यूज नहीं होता। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने बताई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। तो यहां पास एक तरह का फोटोसिंथेसिस का आउट लाइन डायग्राम मैंने अच्छे से बताया है, आप देख सकते हैं। लगभग कितने पेज में हो गया, 16 पेज में लगभग हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।